जय हिंद दोस्तों, मैं रंजन कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रंजन जीएस रिसर्च में। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर संपूर्ण जीएस की बेहतर तैयारी करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आज का टॉपिक है क्यूज, यानी कि जो 252 क्वेश्चन बच गया था वो है, यानी कि ये लास्ट एपिसोड रहेगा क्यूज 1552 वाला को। इससे पहले क्यूज नंबर 1, क्यूज नंबर 2, क्यूज नंबर 3, क्यूज नंबर 4 और क्यूज नंबर 5, यानी 5 क्यूज आपको करा दिया गया है, जिसमें सिर्फ 252 क्वेश्चन ही रह गया था। अगर आप नहीं देखे हैं ये क्यूज को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक क्यूज का प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आप जाकर 5 क्यूज को देख सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो में बायोलॉजी का 516 क्वेश्चन करा दिया गया था और अब देखते हैं 517 क्वेश्चन से, जो कि आज के लिए वो पहला क्वेश्चन रहेगा। 517वां क्वेश्चन आज के लिए पहला क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, यानी आरबीसी का शमशान कहलाता है हृदय, प्लीहा, वृक्क या अस्थि मज्जा। तो इसका आंसर आप लोग गेस कीजिए, कुछ समय आप लोग को हर एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लीहा। नेक्स्ट प्रश्न, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पोषक पदार्थों के कमी के, संक्रमण के या विपत्ति के, या इनमें से कोई नहीं। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य। नेक्स्ट प्रश्न, हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ने के लिए अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, उपरोक्त दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, उपरोक्त दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ने के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे, उनका प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे, या ये सभी? तो छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। यही इसका सही जवाब है। स्तनी के विकास में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनी के विकास में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो स्तनी के विकास में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4 या 1? तो व्हेल के हृदय में चैम्बर की संख्या 4 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? हाथी, मनुष्य, नीली व्हेल या ऊंट? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी जीव है वो है नीली व्हेल, ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहा, खरगोश, बिल्ली या चमगादड़? तो लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है चमगादड़ में, ऑप्शन नंबर डी में। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, गाय, बिल्ली या बकरी? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता को सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू बनाया था। अंडा देने वाला स्तनधारी है? चूहा, मेढक, कंगारू, प्लेटिपस? तो अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिपस है जो अंडा देने वाला एक स्तनधारी है। सबसे बड़ी आंख किसके स्तनधारी प्राणी में होता है? यानी कि सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो घोड़े की, हिरन की, व्हेल की, ऊंट की? तो हिरन की सबसे बड़ी आंख होती है जो एक स्तनधारी प्राणी है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है?
शार्क, छिपकली, चमगादड़ या सांप। तो निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ है जो एक नियततापी प्राणी है। 529 प्रश्न, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। छछूंदर, अपोसम, कंटक चूहा या सेही। तो वह स्तनधारी कौन है जो खतरे के समय गेंद के समान हो जाता है यानी गोल? तो सही आंसर हो जाएगा कंटक चूहा। कंटक चूहा है जो खतरों के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? तो सरीसृप, स्तनी या एम्फीबिया या पक्षी। तो केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्तनी में। बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है? विशेष लेंस के कारण, स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, या जीन प्रभाव के कारण, या टेपिटम लूसिडम के कारण। तो बिल्ली के आंख रात में क्यों चमकती है? तो सही आंसर टेपिटम लूसिडम के कारण है जो बिल्ली की आंख रात में चमकती है। मानव का जैविक नाम है होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जैविक नाम है होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, मनुष्य, व्हेल या चमगादड़। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली है जो स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथियाँ, चार कोष्ठीय, हृदय, श्वेत ग्रंथियाँ, ये सभी। तो स्तनधारी वर्ग के विशिष्ट लक्षण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है जो स्तनधारी के विशिष्ट लक्षण है। उल्टी उड़ान भरने वाले पक्षी है पेंगुइन, बत्तख, मोर या हेमिंगबर्ड। तो उल्टी उड़ान भरने वाले पक्षी है हमिंगबर्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, यानी सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है पेंगुइन, एमू, ऑस्ट्रिच या कीवी। तो सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो है ऑस्ट्रिच, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया या बनाया? तो न्यूटन, मेंडाल या डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। एफ.जी. बेंटिंग ने, हुक ने, स्लाइडन एंड स्वान ने या ब्राउन ने। तो मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो सही आंसर स्लाइडन एवं स्वान ने मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे, रॉस, मेंडल, रोनाल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण का व्याख्या की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हार्वे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? हेमीफेलिया, पेचिस, कैंसर या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेमीफेलिया हो जाएगा जो व्याधि आनुवंशिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 541। तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? विशेष लेंस के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? तो सही आंसर हो जाएगा टेपिटम लूसिडम के कारण है जो तितली की आंख रात में चमकती है। अमृतत्व का गुण पाया जाता है स्पंज, ऑरेलिया, हाइड्रा, इनमें से कोई नहीं। तो अमृतत्व का गुण पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा के कारण। हाइड्रा का प्रचलन अंग है कुटपाद, सिलिया, टेंटेकिल्स या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग है ऑप्शन नंबर सी, टेंटिकिल्स।
पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मोर, मनुष्य या मेढक? पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा मोर का नाम है पाओक्रिस्टेसस, एक वैज्ञानिक नाम है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है। सैंड पाइपर, एमू, शुतुरमुर्ग या कीवी? तो यह पक्षी कौन है? तो आंसर सी शुतुरमुर्ग हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, स्तनी में, सरीसृप में या उभयचर में? तो डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनी में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? मनुष्य, बैल, कुत्ता या घड़ियाल? तो निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली, समुद्री मछली, आरा मछली या विद्युत मछली? तो सबसे विषैली मछली कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य, हवा, समुद्र या चंद्रमा? तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है अकार्यकी, औतिकी, शारीरिकी या वर्गिकी? तो पौधे की आंतरिक संरचना कहलाती है शारीरिकी। खुजली का रोग अस्के बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग अस्के बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, प्रोटोजीवा, सूक्ष्म कीट या कवक? तो खुजली का रोग है जो कवक है इसका कारण। खुजली का रोग अस्केबिज है जो कवक का कारण है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजीवा या कवक? तो एथलीट फुट नामक बीमारी होती है जो कवक से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 553। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। रिंग रोग के नाम से जाने जाते हैं। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है शैवाल रोग, वार्ट रोग, बंकी टॉप या मोजैक रोग? तो रिंग रोग से शैवाल रोग को नाम से जाना जाता है रिंग रोग। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, जाइलम, कैम्बियम, कार्टेक्स या फ्लोएम? तो वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्बियम, ऑप्शन नंबर बी। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है जाइलम से, संवहन से, कैम्बियम से या कॉर्क कैम्बियम से या फ्लोएम से? तो व्यापारिक कॉर्क है जो प्राप्त होती है कॉर्क कैम्बियम से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनेसक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, एबासिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन? तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनेसक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का श्वसन का केंद्र है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, यानी दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है अधिशोषण, सक्रिय गमन, प्रासरण या वैद्युत संचालक? तो सही आंसर हो जाएगा प्रासरण, ऑप्शन नंबर सी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्बल जर्मों का या इनमें से कोई नहीं? तो चेचक के प्रति टीकाकरण से समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटी अमीबा, ट्रिपनोसोमा अमीबा या इनमें से कोई नहीं? तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है एंट अमीबा, ऑप्शन नंबर ए।
आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, या इनमें से कोई नहीं। आँखों की दूरदृष्टि का बीमारी होती है नेत्र गोलक के छोटा होने से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? केला, हरी पत्तीदार सब्जी, या दूध, या सेब। तो सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट पर देखते हैं 565। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी के कारण से मसूड़ों में खून निकलता है और दांत कमज़ोर हो जाती है, यानी हिलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? कैरोटीन, इंसुलिन, रिबोफ्लेविन, या इनमें से कोई नहीं। तो मद विटामिन है रिबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी है जो सही जवाब हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, लोहे का उपयोग रक्तलप्ता को रोकना या जीवाणु को नष्ट करना। तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उस रक्त का दाब घट जाता है, बदल जाता है, उतना ही रहता है या बढ़ जाता है। तो जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो उसका रक्त का जो दाब होता है वो घट जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? शरीर में वसा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा, रक्त या शरीर में प्रोटीन। तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है, यानी कि रक्त का साफ करने का काम करता है वृक्क यानी किडनी। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रीनेलिन से, या इंसुलिन से। तो मानव त्वचा में रंग बनता है मेलानिन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 571वां प्रश्न। यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी और दूसरा ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा? यदि एक का ए बी, यदि दूसरी का ओ है तो उसके संतान में संभावित वो रुधिर होगा ए या बी। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय, पिनियल, थाइमस, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी हो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या डेल्टा कोशिका। तो निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये होता है बीटा कोशिका। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इनवर्टेज, एस्कॉर्बिक अम्ल, इंसुलिन, या आरएनए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो वो है इंसुलिन है जो एक हार्मोन है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय, थायराइड, पीयूष, या यकृत। यानी अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करता है वो है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, पित्तपिंड, थाइमस। तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है अधिवृक्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? 577वां प्रश्न। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है जीवन रक्षक ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, या एस्ट्रोजन। तो लड़ो और उड़ो ये जो होता है एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, विटामिन, एंजाइम, या हार्मोन। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन, या एंड्रोजन। तो स्त्रीलिंग हार्मोन है वो है जो एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल,
अग्नाशय, औटू या पीयूष। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि है जो अश्रु स्रावित करती है? तो वो ग्रंथि है लैक्रिमल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष, थाइमस, पैराथायराइड या थायराइड। तो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाने वाले हार्मोन है थाइमस है, जो वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाने वाली ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, यानी कर सकती है? यानी कौन ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है? तो यह है परावटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन, एड्रीनेलिन या इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से हार्मोन किसमें आयोडीन होता है? तो ये चारों ऑप्शन में है जो थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? यकृत, गर्भाशय, गुर्दे या मस्तिष्क। तो पीनियल ग्रंथि स्थित है मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम परखनली शिशु का नामक कौन था? प्रथम परखनली शिशु का नाम था अस्था, लुइस, डॉली या इंद्र। तो प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, गुर्दा, अंतःस्रावी ग्रंथि या पसीने का ग्रंथि। तो निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं रस उत्सर्जन, घोल, हार्मोन। वाहिनी विहीन ग्रंथि को स्रवण को कहते हैं हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय, लोहा, पीयूष या औटू। तो मानव शरीर को मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 590वां। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, सोमेटोट्रोपिन या इनमें से कोई नहीं। तो गाय और भैंस को दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता से, माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं? तो यह है पिता से, यानी बच्चों का लिंग निर्धारण होती है जो कि पिता के ही गुणसूत्र से होता है। महिलाएं बेचारी निर्दोष होती है। किसी को जो अंधविश्वास वाला व्यक्ति होता है, जो लगातार अगर बेटी होने के कारण वो महिलाओं का दोष देने लगता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये गलत है। पिता ही इसका जिम्मेवार होता है। निम्नलिखित में से किस कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडिमा होता है? निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडिमा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, औटू ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औटू ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या इनमें से कोई नहीं? तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? सीना, निपुल्स, आँखों या स्नायु यंत्र। तो विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो वो अंग है स्नायु तंत्र, ऑप्शन नंबर डी। मांसपेशियाँ का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी में, मैस्टोलॉजी में या माइकोलॉजी में, या इनमें से कोई नहीं? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है वो है मायोलॉजी में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मायोलॉजी को मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? जीवाणु, मानव, जल या कलरेला। तो निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजीवीय घटक है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जल, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जल है जो परितंत्र का अजीवीय घटक है।
किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी या शाकाहारी? किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, सही आंसर हो जाएगा शाकाहारी, ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम रीटर ने ही प्रतिपादित किया था। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? प्रथम उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या द्वितीय उपभोक्ता? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या होती है जो अपघटक की होती है, ऑप्शन नंबर सी। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए उपयोग की जाती है? कैंसर, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस या एड्स? तो सीड थेरेपी है जो कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 601 नंबर। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कैंसर, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस या एड्स? तो यह है कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है? तो यह है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का थाका जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए? तो रक्त का थाका जमाने में विटामिन के का योगदान होता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण या का संश्लेषण? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। राइबोसोम हो जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी कि प्रोटीन का इसे फैक्ट्री भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम फॉस्फोरम से मलेरिया होता है, यह किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम फॉस्फोरम से मलेरिया होता है, यह किस में पाया जाता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोन या विषाणु? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोन, ऑप्शन नंबर बी। लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? आंत, त्वचा, यकृत या ग्नाशय? तो लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरलिसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? कैंसर, बॉडी फैट, ब्लड शुगर या इनमें से कोई नहीं? हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द है जो ब्लड शुगर से संबंधित है। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HIV, ऑप्शन नंबर ए। जो संकल्प प्रोजेक्ट है जो कि HIV के इलाज के लिए बनाया गया है। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर? तो कौन सा संगठन जो लुप्त प्रजातियों को रेड लिस्ट में जारी करता है? तो वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वे पौधे जो अत्यंत अधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होती है क्या कहलाता है? मेसोफाइटा, हेलिफाइटा या थैलीफाइटा या जीरोफाइटा? वे पौधे जो अधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होती है वो कहलाती है हेलोफाइटा, है जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होती है। पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कि है बिल्ली, कुत्ता, खरगोश या भालू? पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जो कि भालू है, जिसका भालू, पांडा और भालू दोनों हैं जो एक ही कुल का सदस्य है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, उत्परिवर्तन या हासिल किए हुए गुण या लैंगिक जन्म? तो विकास का मुख्य कारक है वो है प्राकृतिक
वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पेरिपेटस किनका संयोजक है? एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एवं आर्थ्रोपोडा, सरीसृप एवं स्तनियों, चपटे, कृमि एवं एनिलिडा। तो पेरिपेटस है जो कि एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा का संयोजक है। पेरिपेटस एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा का संयोजक है। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था? पक्षियों एवं स्तनियों का, सरीसृप एवं स्तनियों का, उभयचर एवं सरीसृप एवं पक्षियों का। यानी आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप एवं पक्षियों का। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? लाभदायक विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन या संकरण। तो नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है प्राकृतिक चयन, हार्मोन्स का प्रभाव, लैंगिक जनन या उत्परिवर्तन। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, या बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, या प्राकृतिक चयन से। तो सही आंसर अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? राइबोसोम, प्लास्टिड, प्लास्मिड या इनमें से कोई नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्मिड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है प्लास्मिड का। जीवों में अधिक विविधता का कारण है सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता या अनुकूल। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अधीर रक्तस्राव है एक प्रदूषण घटित रोग, एक आनुवंशिक विकर, एक विषाणु घटित रोग या एक जीवाणु घटित रोग। तो अधीर रक्तस्राव है जो कि एक आनुवंशिक विकर रोग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रतिरूपण, प्रजनन, संयोजन या उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्याओं में या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में है जो असाधारण बढ़ोतरी होती रहती है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ये वो है ओ, यानी ओ रक्त समूह है जो सर्वदाता होता है। अंगुलियों के निशानों के बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, स्वर्णभूल, फ्लोरोसेंट पाउडर या चारकोल। तो अंगुलियों के निशान के बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्लोरोसेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 625 नंबर। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है खून, दिल, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं। तो थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा खून, ऑप्शन नंबर ए। एलोसोम होते हैं पादप हार्मोन, कोशिकांग या लिंग गुणसूत्र या एलील से। तो एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? सिकुल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया,
थैलेसीमिया ये उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारी एक उत्परिवर्ती जीन से होती है? तो सिकुल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया, ये सभी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी या ए बी या ओ, ए या बी, ए या बी या ओ, ए या ए बी या ओ। तो सही आंसर हो जाएगा ए या बी। यदि माता पिता में से एक का ए बी और दूसरे का ओ है तो उसका संतान को ए या बी होगा रुधिर वर्ग। रक्त समूह ओ की माता बच्चा रक्त समूह ओ का है। रक्त समूह ए की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है। बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो इसका हो जाएगा केवल ओ ही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, तो बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो इसका आंसर ओ। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी। अगर रुधिर ए बी ये सब एक तालिका होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो चांस कम है। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण? एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं? लिंग गुणसूत्र, बारपिंड, काइनेटोकोर या कायजोमाटा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बारपिंड, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनेफेक्चर सिंड्रोम का होगा? यानी कि XX, XXY, XO या XY। तो इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनेफेक्चर सिंड्रोम का होगा? वो हो जाएगा XXY, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, त्वचा का रंग, हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया या वर्णांधता। तो मनुष्य के किस लक्षण के वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है? वो है त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर बी। वे जीन जो वाई गुणसूत्र को असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं ऑटोसोमी, होलैंड्रिक, पूर्णतः लिंग संलग्न या उत्परिवर्ती। वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, होलैंड्रिक। हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है या उद्घाटित होती है? AS, AA या SS या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा AS, यानी कि हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया का वंशागति में अपूर्ण प्रभाविता होती है जो AS जीनोटाइप से होती है। मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिकी नहीं हो सकता है? इनेमल विहीन दांत, इनेमल विहीन दांत, इन्फ्लुएंजा, युक्त गुलीनता या चौड़े नथुने। तो सही आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी। जो मानव का इनमें से कौन सा लक्षण आनुवांशिक नहीं है हो सकता है तो वो है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 637। लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं सिंग संलग्न, लिंग प्रभावित, लिंग सीमित या इनमें से कोई नहीं। तो 637 प्रश्न, लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। लक्षण जिनके जीन X गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं लिंग संलग्न, लिंग प्रभावित, लिंग सीमित या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा लिंग संलग्न, यानी कि जीन लक्षण जिनके जीन होते हैं X गुणसूत्र पर वो कहलाते हैं लिंग संलग्न।
किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं फिनोटाइपस, जीनोटाइप, विषमयुग्म या समयुग्म। तो किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं फिनोटाइपस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या इनमें से कोई नहीं। तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसेमिक व्यक्ति होता है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी। टर्नर सिंड्रोम का कारण है बिंदु उत्परिवर्तन, पॉलीप्लाइडी या ऑटोसोमी एन्यूप्लाइडी या लिंग गुणसूत्री। तो सही आंसर हो जाएगा लिंग गुणसूत्र एन्यूप्लाइडी। टर्नर सिंड्रोम का कारण है लिंग गुणसूत्र एन्यूप्लाइडी। लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर, मैकलंग, मेंडल या मॉर्गन। तो लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे मॉर्गन। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण के आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? रुधिर वर्ग, वर्णनता, फिनाइल कीटोन्यूरिया या हंसियाकार या रुधिराणु एनीमिया। तो बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण के आनुवंशिकी का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रुधिर वर्ग। ओलंपिक खेल में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? ऑटोसोम से, एक्स गुणसूत्र से, नर लिंग से या वाई गुणसूत्र से। तो ओलंपिक खेल में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। ये पिंड किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है एक्स गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर बी। क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे आल्टमन, वेल्डेयर या बेनीडेन या सैंगर। तो क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द का प्रथम उपयोगकर्ता वाल्डेयर थे। ऑप्शन नंबर बी। फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में मूत्र में शर्करा जाने लगती है। ऊतकों में फिनाइल एलानिन घट जाती है या मूत्र में जेंटिसिक अम्ल जाने लगता है या ऊतकों में फिनाइल एनिलैनिन बढ़ जाती है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में ऊतक में फिनाइल एनिलैनिन बढ़ जाती है। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं एलील्स, जीनोटाइप्स, प्रबल जीन या फिनोटाइप्स। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं जीनोटाइप्स। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हेटेरोजाइगस तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने का संभावना कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी 50%। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो सब संतान रंजकहीन होगी या 75% संतानें रंजकहीन होगी या कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी या आधी संतान रंजकहीन होगी। तो वो होगी सब संतान रंजकहीन। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होगी तो सब संतान ही रंजकहीन होगी। आइए देखते हैं 649वां प्रश्न। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? लाल एवं श्वेत रुधिराणु की संख्या पर, लाल रुधिराणु की आकृति पर या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर या व्यक्ति में उपस्थिति जीन्स पर? तो लाल एवं श्वेत रुधिराणुओं की संख्या पर, तो व्यक्ति में उपस्थित जीन पर। तो किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर या जीन पर निर्भर करती है। ऑटोसोम होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र या अर्ध गुणसूत्र या लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र या सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाली एक कोशिकीय रचना। तो ऑटोसोम होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किसी वर्ग के रुधिर दे सकता है? ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? तो ए एवं बी, बी एवं ओ या ए बी या ए बी एवं ओ या ए एवं ओ। तो सही आंसर ए एवं ओ हो जाएगा। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकता है? तो वो है ए एवं ओ। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणु में
एंटीजन ए एवं बी है तो इसके सीरम में होंगे एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणु में एंटीजन ए एवं बी है तो इसके सीरम में होंगे एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए दोनों, यानी कि कोई नहीं इसमें होगा। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टेसिस फैटिलस रोग किसके कारण होता है? रक्तस्राव, लाल रुधिराणुओं के अभिलेखन, या हीमोफीलिया, या डायबिटीज। तो सही आंसर हो जाएगा लाल रुधिराणुओं के अभिलेखन, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्ति में RH तत्व होता है? तो RH तत्व 95% व्यक्ति में होता है भारत में। वर्णांधता के वाहकों का काम कौन सा व्यक्ति करता है? तो वर्णांधता के वाहकों का काम कौन सा व्यक्ति करता है? तो वे व्यक्ति है स्त्रियां। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? यूजिन डुबाई, कार्ल लैंडस्टीनर, या मेंडल, या स्टेनल्स मिलर ने? तो स्टेनले मिलर ने मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता लगाया था। ए एवं बी नामक एग्लूटिनोजेंस किसमें होती है, या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो रक्त प्लाज्मा, लाल रुधिराणु, या श्वेत रुधिराणु, या प्लेटलेट्स। तो ए एवं बी नामक एग्लूटिनोजेंस किसमें होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, लाल रुधिराणुओं में। इनमें से कौन सा मानव एक प्रबल आनुवंशिक लक्षण है? हीमोफीलिया, रंजकहीनता, या वर्णांधता, या RH पॉजिटिव। तो ये है RH+। O वर्ग के रोगी के किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? A एवं AB, O, A एवं B, केवल O, या केवल AB। तो ये हो जाएगा केवल O। O वर्ग को O वर्ग ही दे सकता है। वंशागति की इकाई है गुणसूत्र, जीन, फिनोटाइप, या जीनोटाइप। तो वंशागति की इकाई है जीन, ऑप्शन नंबर बी। मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है 11 जोड़ी, 16 जोड़ी, 22 जोड़ी, या 23 जोड़ी। तो मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या है 22 जोड़ी। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? बी, ओ, ए, या ए बी। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव के अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन होते हैं, X गुणसूत्र में, Y गुणसूत्र में, या ऑटोसोम्स में, या इन सब में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, X गुणसूत्र में। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा? पिता के लिंग गुणसूत्र से, शुक्राणु के माप से, अंडाणु के माप से, या अंडाणु के माप से, या माता के लिंग गुणसूत्र से। तो मानव में संतान के लिंग गुणसूत्र होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से। बार बॉडी कहाँ होता है? शुक्राणुओं में, या पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में, या अंडाणुओं में, या स्त्री के दैहिक कोशिकाओं में। तो बार बॉडी कहाँ होता है? तो वो होता है स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी। एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे होंगे वर्णांध पुत्र एवं पुत्रिया, वर्णांध पुत्र एवं वाहक पुत्रिया, समान पुत्र एवं पुत्रिया, या वर्णांध पुत्र एवं समान पुत्र। तो आंसर हो जाएगा वर्णांध पुत्र एवं पुत्रिया। वर्णांध व्यक्ति किन रंग में भेद नहीं कर सकता? हरे एवं पीले, लाल एवं पीले, लाल एवं हरे, या सभी रंग। तो वर्णांध व्यक्ति किन रंग में भेद नहीं कर सकता? तो वो व्यक्ति है लाल एवं हरे, यानी कि वर्णांध व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। जिन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं उत्क्रमित उत्परिवर्तन, अग्रगामी उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, या क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन। तो जिन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग की एक उत्कृष्ट उदाहरण हंसिया कार रुधिराणु एनीमिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हंसिया कार रुधिराणु एनीमिया हो जाएगा। प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? तो प्राणघातक उत्परिवर्तन में होता है जो RNA एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है।
लुप्तबोध परिवर्तन का एक उदाहरण है रंजकहीनता, हंसियाकार या रुधिराणु एनीमिया या वर्णंधता या हीमोफीलिया। तो लुप्तबोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया। उत्परिवर्तन किसमें होता है? इंट्रोस, सिंट्रोस या प्रोटीन्स या आरएनए। तो उत्परिवर्तन होता है जो होता है सिंट्रोस में, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती है, एक्सॉन्स में, रेप्लिकोन्स में, एंट्रोस में या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती है, ऑप्शन नंबर ए, एक्सॉन्स में। क्षारक अनुक्रम यू किस एमिनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? मिथियोनिन, फिनाइल एलिनिन या लुईसीन या ग्लाइसिन। तो क्षारक अनुक्रम यू किस एमिनो अम्ल? तो फिनाइल एलिनिन। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारक का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं मेटाजिनिया, जीनिया, जीनोम या कोडान। तो प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारक का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं कोडान, ऑप्शन नंबर डी। आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। अनुवाद, अनुलेखन, आनुवांशिक कोड या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अनुलेखन। प्लाज्मिड होते हैं जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। जीवाणु के आनुवांशिक इकाई या जीवाणु का एक रोग या जीवाणु से प्राप्त प्रतिजैविक। तो प्लाज्मिड होते हैं जो जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा, डीएनए एवं प्रोटीन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं आरएनए। तो क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं डीएनए एवं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं केंद्रक पर, केंद्रीय कला पर, गुणसूत्र पर, प्लाज्मा झिल्ली पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र पर। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं गुणसूत्र पर, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रक्त समूहन, जेनेटिक कोड या एचआईवी की खोज या डीएनए की खोज। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था जेनेटिक कोड को लिए नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? एल्ब्यूगो, राइजोपस, सिस्टोपस या न्यूस्पोरा। तो किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूस्पोरा, ऑप्शन नंबर डी। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स के संकेत सूचनाएं होती है इंट्रोसन में, रेप्लिकोन्स में, एक्सॉन्स में या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा एक्सॉन्स में, ऑप्शन नंबर सी। मेंडल ने अपने चरित्र प्रतिष्ठित वंशागतीय नियम का प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था गार्डन पी। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागतीय नियमों का प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया वह था गार्डन पी। सर्वप्रथम एक्स किरण द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? मार्गेन, मुल्लर, ओक्वा या बीडिल। तो सर्वप्रथम एक्स किरण द्वारा उत्परिवर्तन मुल्लर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 685 नंबर का। जीन क्रिया नियमन की ऑपरेशन धारणा किसने दिया था? जैकवा एवं मोनो, बीडिल एवं टैटम, बीएम इंग्राम या आरडी कार्नवर्ग। तो जीन क्रिया नियमन की ऑपरेशन धारणा किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा जैकवा एवं मोनो ने, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है जवा, क्रो-मैग्नान या नियंडरस्थल या पेकिंग। तो वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है क्रो-मैग्नान, ऑप्शन नंबर बी। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? प्रोटीरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन या मीजोजोइक या कैम्ब्रियन। तो सही आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन नंबर बी। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्य के
जीन बनाते हैं। आबादी का जीनोटाइप, जीन पूल, जीन प्रवाह या फिनोटाइप, यानी किसी क्षेत्र के विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्य के जीन बनाते हैं। आबादी का जीन प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, डिब्रीज ने, वायलेस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिब्रीज ने, ऑप्शन नंबर सी। एक स्वारगित फसल है, धान, मक्का, रेडी या बरसीम। तो एक स्वारगित फसल है धान, ऑप्शन नंबर ए। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? लीवेनहॉफ, डार्विन, बीजमैन, स्प्लैंजानी। तो जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था बीजमैन ने, ऑप्शन नंबर सी। ओंकोजीन संबंधित है पीलिया से, तत्पेदिक से, आंत्रज्वर से, कर्क रोग से। तो ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से, ऑप्शन नंबर डी। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? एल्कोहल, तंबाकू, पराबैंगनी किरण या आयनीय विकिरण। तो यह है आयनीय विकिरण, यानी तीव्रता एवं प्रखरता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी, वो है आयनीय विकिरण, ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बहुत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक, पेंडेमिक, एपजूटिक या एंडेमिक। तो यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेंडेमिक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? सोडियम 24, आयोडीन 131, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो फास्फोरस 32 को कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। EBOLA है एक प्राणघातक विषाणु, आतंकवादी संगठन, एड्स परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा प्राणघातक विषाणु है EBOLA, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मिनीमता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है? निकल, बोरॉन, पारा या आर्सेनिक। मिनीमाता व्याधि निम्न धातु यानी कि मिनीमाता है जो पारा धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर या एडवर्ड जेनर। तो इम्यूनोलॉजी का जनक है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित रोग में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होती है? डेंगू, पित्तज्वार, जापानी इंसेफ्लाइटिस या चिकनगुनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जापानी इंसेफ्लाइटिस है जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? पास्चर एवं कोच, बेटिंग एवं बेस्ट, क्रेब्स एवं क्रैब या जेनर एवं कुक। तो कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? वे थे बेटिंग एवं बेस्ट। मानव विश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रायड, ऑप्शन नंबर ए। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि जैमिनी, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि या गौतम मुनि। तो अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी। LSD के प्रवर्तक कौन थे? बंडरा, बैंक, सिंधमैन या हाफमैन। तो LSD के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाफमैन। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि जैमिनी, गौतम मुनि, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल। तो सही आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि, यानी अष्टांग योग का प्रतिपादन किया था। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल तथा मिथाइल अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो मिथाइल अल्कोहल को पीने से रोगी को मृत्यु हो जाती है। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है? डिप्रेसिव स्टूपर, साइजोफ्रीनिया, पैरानोया या पीडोफिलिया। तो आंसर हो जाएगा पैरानोया, यानी अपनी महानता के बारे में झूठ विश्वास है पैरानोया। किस मनोरोग को
पागल की संज्ञा दी जाती है? साइकोसिस, साइकोन्यूरेस या पोडोफिलिया या डिलेरियस मुनिया? तो सही आंसर हो जाएगा साइकोसिस। यानी कि किस रोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? तो साइकोसिस रोग है जिसे पागल की संज्ञा दी जाती है। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं? रिकेटस के, मैक्सिडीमा के, रात्रि अंधेपन के, इनमें से कोई नहीं। तो यह रिकेटस के रोगी होता है जिसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होती है? तो इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? तो वो है कैडियम की अधिकता से होता है इटाई रोग। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर सेठी ने, डॉक्टर चुघ ने या डॉक्टर स्वामी ने या डॉक्टर खुराना ने? तो जो जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर सेठी ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? टाइफाइड, कुकुर खांसी, चेचक या डिप्थीरिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है टाइफाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग नहीं है? काला आजार, मलेरिया, प्लेग या बेरीबेरी? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट वाहित रोग नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेरीबेरी। कैंसर संबंधित है घाव के सड़ जाने से, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से या बड़े ट्यूमरों से या ऊतकों को नियंत्रित विभाजन से? तो कैंसर संबंधित है ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैले होती है? जस्ता, निकेल, सीसा या क्रोमियम? तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है? वो है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी। अस्ट्रांसियम लवणों के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? सेब का हरा रंग, नीलभ हरा या इनमें से कोई नहीं या किरमिंजी लाल? तो सेंट्रासियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? वो है किरमिजी लाल, ऑप्शन नंबर डी। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो सही आंसर हो जाएगा घटता है। यानी ताम्र के डिस्क को छेद कर दिया जाए तो डिस्क को गर्म करने पर छेद का आकार घटता है। विषाणु में होता है प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड? तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रंग विषाणु के कारण होता है? चेचक, हैजा, मलेरिया या यक्ष्मा? तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग होता है जो विषाणु के कारण होता है? तो वो रोग है चेचक। एड्स का कारण है बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस या फफूंद? तो एड्स होता है जो वायरस के कारण होता है। HIV संबंधित है कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस या प्लेग? तो HIV है जो संबंधित है एड्स से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, शारीरिक संपर्क से, कीटों से या श्वास संपर्क से? तो शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, स्पाइरागैरा या यूलोथ्रिक्स या नोस्टोक? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? वो है यूक्लोरेला, ऑप्शन नंबर ए। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? मम्स, चेचक, पीलिया है हाइड्रोफीबिया? तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है हाइड्रोफीबिया, ऑप्शन नंबर डी। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, एस्परजिलस या सैक्रोमाइसेस या पेनिसिलियम? तो डबल रोटी के निर्माण में जिस कवक का प्रयोग किया जाता है वो है सैक्रोमाइसेस, ऑप्शन नंबर सी। ऑफ्लाटॉक्सिन है
सांपों का विष, कवक द्वारा उत्पन्न विष, एंटीबायोटिक या जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष। तो अफलाटॉक्सिन है ऑप्शन नंबर बी, कवक द्वारा उत्पन्न विष। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कोरेलाइड, जैव उर्वरक, माइकोराइजा या जड़ लाइकेन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोराइजा। ये है जो कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे है शैवाल और ब्रायोफाइटा। कवक और फर्न, कवक और शैवाल, जीवाणु और विषाणु। तो सही आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल। लाइकेन जो दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? पेनिसिलियम, म्यूकर, राइजोपस या एगैरिकस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एगैरिकस। लाइकेन सूचक होते हैं जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या विकिरण प्रदूषण के। तो लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर बी। गले में लाल असंद रोग उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा, निमेटोड द्वारा, कवकों द्वारा या विषाणु द्वारा। तो गले में लाल असंद रोग उत्पन्न होता है कवकों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है अमाशय, छोटी आंत, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो पीलिया में दुष्प्रभावित होता है सी, यकृत, ऑप्शन नंबर सी। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं एनोक्सिया, सेप्टिमिसिया या एनीमिया या ल्यूकीमिया। तो ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया सही हो जाएगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 733वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? राइबोफ्लेविन, थायमीन, पायरिडॉक्सिन या रेटिनॉल। तो सही जवाब हो जाएगा रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, रेटिनॉल। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हेमीफिलिया, टे सेक्स व्याधि, सिस्टमेटिक फाइब्रोसिस या हाइपरटेंशन। तो यौन संबंधित है हेमोफिलिया, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय, पक्वाशय, मुख या अमाशय। तो पाचन क्रिया होती है जो प्रारंभ मुख्य से ही हो जाता है। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था कोच ने, हार्वे ने, फ्लेमिंग ने या हेंसेन ने। तो लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर डी, हेंसेन ने। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? रक्तचाप, आनुवांशिकता या श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र। तो आनुवांशिक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉर्पेडोलॉजी, टेलिओलॉजी, डेमोग्राफी, जियोग्राफी। तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी, इकोलॉजी, मैलोकोलॉजी या पोरोलॉजी। तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं को कहते हैं कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, सीरोलॉजी, ओंकोलॉजी या ऑर्गेनोलॉजी। तो कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है। तो इनमें से कोई नहीं, तो हम हुए द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणुओं में, लाइकोनों में, कवकों में, हरे शैवाल में। तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वो होता है जीवाणुओं में। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी
सुट्टन ने, रॉबर्ट्स ने, वाटसन ने या पोर्टर ने? तो अंतःप्रद्रव्य जाला की खोज की थी पोर्टन ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रोगैमंट सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एंजिंग, एपोप्टोसिस, निक्रोसिस, डिजनरेशन। यानी कि प्रोगैंडम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 745। कोशिका भित्ति होती है अर्धपरागम्य, परागम्य या अपरागम्य या चयनात्मक परागम्य? तो कोशिका भित्ति होती है परागम्य, ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति या टोनोप्लास्ट? तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है केंद्रिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या गोल्जिकाए? तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। वंशागति की इकाई है फिनोटाइप, जीन, जीनोटाइप या इनमें से कोई नहीं? तो वंशागति की इकाई है ऑप्शन नंबर बी, जीन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाटसन, जोहानसन, वाल्डियर या क्रिक? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किए गए थे? तो हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। खरीफ फसल चना, धान, सरसों, मटर? तो खरीफ फसल हो गया ऑप्शन नंबर बी, धान। जायद फसल की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है? नवंबर से अप्रैल के बीच, जून से अक्टूबर के बीच, मार्च और जून के बीच? तो जायद फसल होती है मार्च और जून के बीच, ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है। खाद्य एवं अंडा उत्पादन, खाद्यान्न एवं मत्स्य उत्पादन, तेल एवं दूध उत्पादन, खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन? तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन से। सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है हार्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ओलोरीकल्चर या एग्रीकल्चर? तो सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है सरसों, कपास, चना या गेहूँ? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर सी, चना में। पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है, पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या सल्फर? तो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं 757 प्रश्न को। मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? श्रमिक, रानी मक्खी, नर मक्खी या इनमें से कोई नहीं? तो मोम की प्राप्ति होती है श्रमिक से, ऑप्शन नंबर ए। एग्रीकल्चर निम्न में से हैं मधुमक्खी, रेशम कीट पालन, मछली पालन या इनमें से कोई नहीं? तो एग्रीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है नियंत्रित प्रजनन, बाह्य अंडोत्सर्ग एवं भ्रूण अंतरण, कृत्रिम गर्भधारण या बेतरतीब समागम? यानी मवेशी प्रजनन के सबसे उपयुक्त विधि है कृत्रिम गर्भधारण, यानी मवेशी को अगर कृत्रिम गर्भधारण किया जाए तो सबसे उपयोगी एवं अच्छा एवं स्वस्थ माना जाता है। गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है, गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है कपास, गेहूँ, गन्ना एवं धान? तो गंधी कीड़ा है जो धान का नाशक जीव है।
रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है? धान, सरसों, चना या गेहूँ? तो रस्ट है जो किसके पौधे का कवकीय रोग है, वो है गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी। अवांछित पौधे कहे जाते हैं? झाड़ी, नरकुल, घास या खरपतवार? तो अवांछित पौधे कहे जाते हैं खरपतवार को कहते हैं अवांछित पौधे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी जंतुएं हैं परजीवी, परपोषी, स्वपोषी या मृत जीवी? तो सभी जंतुएं हैं, ऑप्शन नंबर बी, परपोषी होते हैं सभी जंतुएं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथियां उपस्थिति होती है सरसों, कपास, चना एवं गेहूँ? तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथियां उपस्थिति होती है चना, ऑप्शन नंबर सी। सब्जियों को उगाने तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ओलोरिकल्चर या एग्रीकल्चर? तो सब्जियों को उगाने तथा उसके रख रखाव के लिए ओलोरिकल्चर कहलाता है उसका अध्ययन को, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? घरेलू मक्खी, मच्छर या बर या मधुमक्खी? तो निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? तो वो है मधुमक्खी है जो सामाजिक प्राणी है। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है? किडनी की कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं या तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था? फ्लेमिंग द्वारा, लीवेनहुक द्वारा या रॉबर्ट हुक के द्वारा या रॉबर्ट हुक के द्वारा? तो कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो यहाँ पर 768 प्रश्न हुए पूरे, यानी कि कुल टोटल 1552 क्वेश्चन करा दिया गया है। तो मैंने अपना टारगेट को पूरा किया यानी 1552 क्वेश्चन, 6 एपिसोड लगा यानी 6 क्यूज लगा, लेकिन पूरा कर दिया। आप लोग अगर साइंस पहले से पढ़े हैं तो एक क्यूज किए होंगे तो बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी कुछ हद तक समझ में आया होगा। एक बार दो बार देख लेने से आपको बहुत से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि पूरा ऑल साइंस का हर एक टॉपिक इस 1552 क्वेश्चन में कवर किया गया है, एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि परीक्षाओं में पूछे जाती है। तो अगर ये क्यूज अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट दिया गया है, लिंक देख लीजिए और देख ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतर और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब क्यूज से विदा लेते हैं और आज ये एंड हो गया। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।